हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 9th लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा पाता, या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है तो भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर क्या होता है? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, डिटेल में हमने डिस्कस करा है लेक्चर नंबर 9 में। आपको यह भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बट स्पीड चेंज नहीं होता। स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो तो पावर डिलीवर्ड भी जीरो। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया और इस पर कई सारे सवाल भी कराए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 10th लेक्चर में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स तो बारे में आप समझ ही गए, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है केस नंबर 1। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब चार्ज पार्टिकल को फेंका है, थ्रो किया है, प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल को थ्रो करो या एंटी पैरेलल चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दो। देखो यहां पे पैटर्न बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और यहां पे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैंने थ्रो कर दिया। अब दूसरा एक और चार्ज पार्टिकल देख सकते हैं साहब, ये है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, और इसको मैग्नेटिक फील्ड से एंटी पैरेलल मैंने थ्रो कर दिया। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे एंगल है 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है? 0, और साइन 180 भी क्या होता है? 0। मतलब फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, and if acceleration 0 तो velocity must be constant, और if velocity is constant then motion is uniform, ये बात आपको समझ आना चाहिए कि अगर velocity constant है तो motion uniform होगा, और constant velocity से अगर पार्टिकल चल रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल is straight line। चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ पे चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। तो ये तो हो गया पॉसिबल पाथ चार्ज पार्टिकल का व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब है केस नंबर 2, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। केस नंबर 2, चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे। मान लीजिए यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, देख लीजिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड, बढ़िया पैटर्न बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है b और डायरेक्शन है इनवर्ड, और इसके अंदर में ही एक q चार्ज को v वेलोसिटी से मान लो मैंने प्रोजेक्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड बताओ अंदर की तरफ है और v वेलोसिटी से आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो पक्की बात है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री। अरे यार, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखना एंगल, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 90 डिग्री। तो फोर्स कितना लगेगा? बहुत इजी फोर्स लगेगा सर क्यू वी बी साइन 90, और डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करेंगे, थंब की डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा? फोर्स। अब ये फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो क्या कर सकता है? ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, बस उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि थोड़ा सा बेंड होकर कहीं यहां पे आ जाए। अब ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है सर। अब इस डायरेक्शन में फोर्स, वेलोसिटी इधर, तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को और चेंज करेगा। मान लो कहीं पार्टिकल यहां पे दिखाई देगा, अब तो वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ थोड़ा और चेंज होगा, मान लो यहां आ गया। अब वेलोसिटी किधर? तो वेलोसिटी इधर सर, वेलोसिटी इधर,
वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा, देखो नीचे नीचे। अब इन सारे फोर्स को अगर तुम एक्सटेंड करके मिलाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारा फोर्स एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब बताओ, वेलोसिटी पीछे की तरफ और फोर्स नीचे, तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा, यहां पे पार्टिकल आता हुआ दिखाई देगा। वेलोसिटी बताओ नीचे सर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा सर, इधर लगेगा फोर्स, मतलब यहां से कट करते हो जाएगा। अब इस फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी नीचे है, मतलब जाना इधर चाहता है, फोर्स इधर लग रहा है, तो बीच का पाथ फॉलो करते हुए कहीं यहां जाएगा। तो पॉसिबल पाथ कैसा हुआ, ये सर्कुलर हुआ। और ये कैसा सर्कुलर होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। सर्कुलर मोशन, क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स और फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर ऐसा होता है तो जिधर फोर्स है उधर ही एक्सीलरेशन होगा, तो आप कह सकते हो कि एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एंड वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो उसको रेडियस के अलोंग वाला एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन इज सेंट्रीपिटल और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v²/r। क्यों हो जाएगा, ये पूछने वाला बात ही नहीं है, v²/r होगा एक्सीलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड v, स्पीड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि मान लो वेलोसिटी इधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो इस फोर्स की औकात नहीं है कि इसकी स्पीड को चेंज कर दे। स्पीड चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन, मान लो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है और एक्सीलरेशन इधर है, तो इस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ आएगा, वो इसके स्पीड को बढ़ाएगा। अगर मान लो एक्सीलरेशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है या फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो इसकी औकात नहीं है कि इसकी स्पीड को बढ़ा दे। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर, समझ आता है ये बात तो हमें। मतलब पॉसिबल पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, और वो भी कैसा सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हो तो उसका दो ही पॉसिबल पाथ है, सिर्फ दो पॉसिबल पाथ है। या तो स्ट्रेट लाइन, आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो कर दो, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल चल रहा तो उस पर फोर्स 0 होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, अंदर है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और तुमने इसके परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका जो पॉसिबल पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। कैसा होगा पॉसिबल पाथ बेटा, बोलो, सर्कुलर पाथ। और मान लो कुछ r रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, QVB। और क्या वही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। अगर आपने NLM में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। अगर मैं ऐसा कहूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है, तो आप यकीन करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। सर हम तुमने तो पढ़ा है, किताबों में भी लिखा होता है। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। सुनना ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू मूव अ ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, उस जरूरत का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और that requirement can be fulfilled by the any real force। और वो रिक्वायरमेंट कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं होता, वो फुलफिल नहीं करता, कोई ना कोई रियल फोर्स ही उसको फुलफिल करता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल तो है नहीं मेरे पास, अगर मैं इस मार्कर को इससे अटैच कर दूँ, देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से, इससे अटैच कर दूँ और इसको v वेलोसिटी से घुमा दूँ, बताओ इस मार्कर को सर्कुलर पाथ पे कौन सा फोर्स घुमा रहा है। बोलोगे सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल घुमा रहा है। सर यार सेंट्रीपिटल ना उस फोर्स का नाम है जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, और सर्कुलर मोशन में रस्सी में जो टेंशन लग रहा था ना वो घुमा रहा था। अच्छा, सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, अर्थ भी सर्कुलर मोशन में है, वहां पे अर्थ को घुमाने वाला कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो उसको चार्ज पार्टिकल को अर्थ को चारों तरफ घुमाता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हो। क्यों, क्योंकि जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, चाहे वो फोर्स नॉर्मल हो या टेंशन हो या ग्रेविटेशन फोर्स हो या एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
असल में चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमाता है और उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन रिक्वायरमेंट। सिंघम मूवी देखी है, सिंघम मूवी देखी है। सिंघम में जो बाजीराव सिंघम है, असल में वो हीरो है या अजय देवगन हीरो है? मैं आपसे पूछूं हीरो कौन है, अजय देवगन या बाजीराव सिंघम? हीरो कौन है? तो असल में तो हीरो तो अजय देवगन ही है ना, बट बाजीराव सिंघम कौन है? बाजीराव सिंघम एक सिंघम मूवी है, देखना बेटा एकदम समझ में आ जाएगा। सिंघम मूवी है, उसमें सिंघम मूवी में बाजीराव सिंघम का एक कैरेक्टर है, एक रोल है जो कोई ना कोई हीरो उसको प्ले करेगा। अब वहाँ पे हो सकता था संजय दत्त हो सकता था अमिताभ बच्चन हो सकता था कोई भी दूसरा हीरो हो या अजय देवगन हो। कोई भी हीरो जो आके बाजीराव सिंघम का रोल प्ले करेगा उसको हम बाजीराव सिंघम कहेंगे, लेकिन असल में हीरो कौन है? अजय देवगन हीरो है। तो वहीं पे होता है, वही काम होता है यहाँ पे। सर्कुलर मोशन एक मूवी है और उसमें कोई ना कोई रियल फोर्स आके ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में कराएगा। अबे भाई मूवी में कोई रियल हीरो ही तो आके हीरो का रोल प्ले करेगा। तो वही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर, कोई भी फोर्स, कोई भी फोर्स आके सर्कुलर मोशन करा देगा, उस फोर्स का नाम हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक स्ट्रिंग का टेंशन ऑब्जेक्ट को चारों तरफ घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में, तो टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है वहां पे। जब अर्थ चारों तरफ घूमता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। ये डिस्कशन बहुत लंबा चलता है जब आप एनएलएम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन रिक्वायरमेंट। यहां भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कौन घुमा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या सेंट्रीपिटल कौन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से घूम रहा है, इस फोर्स की वजह से घूम रहा है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू QBB है और ये QBB ही यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ शायद थोड़ा समझा पाया होगा। तो इधर रफ्तार में देखो, किसी इंस्टेंट का है ये फोर्स। एवरेज क्या होगा? तो मैग्नेटिक एवरेज फोर्स जो लगेगा वो लगेगा तेरा QVB साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ये याद रख लेना और सुनना अच्छे से, बहुत काम का फॉर्मूला ये, किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने आज तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं देखा है और ना ही किसी के नोट्स में देखा है। तो ध्यान से सुनना, किसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होगा वो लगेगा तुम्हारा QBB, लेकिन जो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा QBB साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। कारण क्या है सर? कारण ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो थीटा एंगल के आर्क में जो एवरेज फोर्स लगेगा वो तुम इंटीग्रेशन करके निकालोगे तो यही आएगा QBB साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अब सुनो, इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या? यस, v कैंसिल होगा सर, तो एक v बचेगा। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mv बाई QB। तो अब ये कितने रेडियस के पाथ पे घूमेगा ये किन बातों पे डिपेंड करता है। मैंने इसको कितनी ज़्यादा रफ्तार से प्रोजेक्ट किया है, जितनी ज़्यादा रफ्तार से प्रोजेक्ट करूँगा उतना ज़्यादा इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। देखो मान लो यहाँ पे v बहुत कम है, फोर्स ज़्यादा है, तो कम पाथ में घूमेगा। अरे भाई फोर्स ज़्यादा लग रहा है और वेलोसिटी मैंने कम दिया है तो जल्दी से घुमा लेगा ना इसको। और मैं जितना ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक दूँ तो ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, उतने बड़े रेडियस में ये घूमेगा। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बेटा? तो देखो ऐसा है, जितना हेवी मैग्नीट्यूड का चार्ज पार्टिकल होगा उस पर उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ घूम जाएगा, मतलब रेडियस कम होगा, जल्दी घूम जाएगा। तो है ना? तो देखियो इसको याद रखना पड़ेगा, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, m इंटू वी को अपन मोमेंटम लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो अगर मोमेंटम ही डायरेक्टली गिवन हो तो क्या रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? p बटा QB। यस, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू p बटा QB, कोई बड़ा डील नहीं है। अच्छा, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? √2mke। तो अगर मान लो मुझे चार्ज पार्टिकल का स्पीड पता नहीं है, मोमेंटम नहीं पता, मुझे ये गिवन है कि चार्ज पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट कर दिया, उस केस में रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई खास बात नहीं है। रेडियस इज इक्वल टू p को क्या लिख सकते हैं? √2mke डिवाइडेड बाई QB। दैट इज बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बात है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा अगर मुझे ये पता हो
कि चार्ज पार्टिकल को जो काइनेटिक एनर्जी मैंने दिया है वो कैसे दूंगा, तो चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो एक चार्ज को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया, एक चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया, उस केस में रेडियस क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू √2m, इसको क्या लिखूंगा, क्यू डेल्टा वी बटा क्यू बी, क्यू डेल्टा वी बटा क्यू बी, कोई खास बात नहीं। देखो तो रेडियस का फॉर्मूला असल में तो यही है, बट इसके डिफरेंट फॉर्मेट हैं जो मुझे याद नहीं रहना चाहिए बट कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी के भी टर्म्स में पूछा जा सकता है। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब इस चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा इस सर्कुलर पाथ में घूमने में, टाइम पीरियड है ना। टाइम पीरियड का डेफिनेशन आप जानते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, वो हो जाएगा तुम्हारा सर्कमफ्रेंस 2πr/v, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है साहब, उसकी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, तो टोटल डिस्टेंस 2πr बटा स्पीड क्या होगा v। अब यहाँ से v का वैल्यू या सॉरी r की वैल्यू mv/qb रखेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 2πr की वैल्यू रखेंगे mv/qb बटा v, यहाँ पे फॉर्मूले का है। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टाइम पीरियड आएगा 2πm/qb, दिस टाइम पीरियड 2πm/qb डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अगर मैं इसको v स्पीड से फेंकता हूं तो टाइम t हुआ t है, अगर 2v स्पीड से फेंकूंगा तो टाइम t रहेगा। और इस पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारे मॉड्यूल का पहला सवाल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड से यही होता है कि जो टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल के स्पीड पे ये डिपेंड ही नहीं करता साहब। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका उल्टा, QB बटा 2πm। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, कोई खास बात नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कह सकते हो तुम 2π/t। तो यहाँ पे देखो 2π/t को इधर ले आओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा QB/m, ये होगा तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ कि इसको कंप्लीट 2π रेडियन एंगल ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है, तो 2π एंगल का ही तो टाइम है ये, है ना। देखो 2π रेडियन कवर करने में, 2π रेडियन ही तो एक रोटेशन होता है, कवर करने में इसको टाइम लग रहा है 2πm/qb, टाइम पीरियड हो गया साहब ये। अच्छा, मैं एक रेडियन की बात करूं, एक रेडियन को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 रेडियन को कवर करने में टाइम लगेगा, टोटल 2π एंगल से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा m/qb। ये बड़ा ही जबरदस्त और शानदार रिजल्ट है, m/qb, टाइम इन 1 रेडियन। एक रेडियन सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करने में जो इसका वैल्यू होगा वो होगा m/qb। तो थीटा रेडियन में कितना टाइम लगेगा, टाइम इन थीटा रेडियन, बताओ क्या होगा, m/qb एक रेडियन का, तो थीटा रेडियन का होगा m/qb। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बस ये याद रख लें। टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb, 2πm/qb, ये टोटल टाइम पीरियड है, एक रोटेशन का टाइम पीरियड है 2πm/qb। तो एक रेडियन का क्या होगा, m/qb। तो थीटा रेडियन का क्या होगा, थीटा रेडियन का होगा m/qb। बताओ, जब चाहिए चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पोर्शन में घूम रहा था, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था, तो उसका रेडियस कितना होगा, mv/qb। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। r इज इक्वल टू mv/qb, ये रटा हुआ होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू mv/qb कैसे निकाला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर दिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। तो रेडियस क्या होगा, mv/qb। अच्छा, mv को क्या लिख सकते हैं, p, तो p/qb। अच्छा, p को क्या लिख सकते हैं, √2mke, तो √2mke/qb। अच्छा, √2mke को क्या लिख सकते हैं, q डेल्टा v, तो q डेल्टा v लिख दिया काइनेटिक एनर्जी को। ये हो गया तुम्हारा रेडियस। और हमें पता है एक रोटेशन घूमने में जो टाइम लगेगा वो होता है 2πr/v, r की वैल्यू में पता है mv/qb, v से v कट गया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को
10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं या 10,000 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, एक रोटेशन कंप्लीट करने में सेम टाइम लगाएगा। एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं या 10,000 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, एक रोटेशन कंप्लीट करने में सेम टाइम लगाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीन पॉज करके यह पूरा लिखें। नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। देखिए यहां पे ध्यान से, अब इनका रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। अब मैंने चार्ज पार्टिकल का नेचर तो बता दिया, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैंने ये कहां बताया आपको कि कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। देन तो सबसे पहला केस बनेगा, इफ दे आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, और वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, देन सेम स्पीड। ठीक है बेटा, तो देखो प्रोटॉन का रेडियस, ड्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का जो रेशियो होगा वो mv/qb के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, स्पीड तो देखो सेम रखा है, चार्ज पार्टिकल डिफरेंट होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो यहां पे देखो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन चार्ज हो जाएगा क्या? ये स्पेसिफिक चार्ज भी नहीं है, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज है। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। यहां पे ध्यान से देखिएगा, रेडियस को क्या लिखा है मैंने? mv/qb, और मैंने बोल दिया कि सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया साहब इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड आपका फैक्टर सेम हो गया सारे चार्ज पार्टिकल के लिए, बट मास और चार्ज पार्टिकल सबका डिफरेंट होगा। तो फटाफट लिख दीजिए, ड्यूट्रॉन का मास बटा ड्यूट्रॉन का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का मास बटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अब इसको सॉल्व करें, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन को अगर आप m मान लेते हैं और चार्ज को e मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल प्लस ही होता है। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में डबल होता है, तो 2m, चार्ज सेम होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के कंपेयर में 4 टाइम्स होता है और चार्ज 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से m/e कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो जवाब आपका आएगा 1:2:2। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का रेशियो है 1:2:2। मतलब ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो, रेडियस का रेशियो सेम आया है। अगर सेम स्पीड से आप ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो सेम रेडियस में घूमेगा, सेम रेडियस में घूमेगा। बिल्कुल देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। क्या आपको समझ आया? अब देखिए, इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद अ सेम मोमेंटम। अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट कर दिया साहब, सेम मोमेंटम, और जबरदस्त सवाल, सेम मोमेंटम, तो आप रेडियस को लिखेंगे mv/qb, जो कि होगा p/qb। अब ध्यान से देखिए, सेम मोमेंटम से सारे चार्ज पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया है, तो ये टर्म हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आएगा बस। तो देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, 1/e, 1/2e, 1/e कैंसिल होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2:1। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्रोटॉन का रेडियस, ड्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का जो रेशियो होगा 2:2:1 होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रेडियस सेम होगा, अगर आप उसको सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट करते हो तो। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अब देखो, इफ अ सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टेड विद अ सेम काइनेटिक एनर्जी, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है P को लिख सकता हूँ मैं √2m/Ke/Q/B। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, काइनेटिक नहीं सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √m/चार्ज Q। मतलब रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √m/Q। तो यहाँ से देखिए, प्रोटॉन का रेडियस, अल्फा पार्टिकल का रेडियस और ड्यूट्रॉन का रेडियस होगा, वो क्या होगा साहब? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज m, चार्ज इज e, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2m, चार्ज इज e, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m, चार्ज इज 2e। बिल्कुल ही आएगा। अब √m e कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1:√2:1।
कैसे? रूट फोर्स बाहर आएगा तो 2/2 नीचे है, तो क्या हो जाएगा साहब? 1:√2:1। देख लीजिए, रूट m बाई चार्ज के प्रोपोर्शन होगा। तो प्रोटॉन का मास m, चार्ज e, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज मास डबल बट चार्ज सेम, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स बस चार्ज सेम। देखो ठीक लिखा है ना मैंने ये, 1:√2:1। और फोर्थ केस इज with the same potential, all are accelerated through same potential। सारे चार्ज पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा दिया। तो वहां पे प्रोटॉन का रेडियस अल्फा पार्टिकल का सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है पहले डी आएगा ना साहब, फिर अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस जो होगा वो कैसे लिखेंगे? तो रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रूट अंडर सॉरी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख लेंगे अपन? Q डेल्टा V। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2m Q डेल्टा V बटा Q इंटू V। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऊपर रूट Q है, नीचे सिर्फ Q है, तो कैंसिल होकर नीचे रूट Q आएगा, ऊपर m आएगा, तो प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई Q आ जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई Q। और यहाँ पे देखो पहले केस में जब उसका स्पीड सेम था तो ये आया था प्रोपोर्शनल टू m बाई Q, और ये प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई Q। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर उठा के यहाँ से रख सकते हैं 1:2 अरे रूट लगा देना बस इसी में। अरे यार m बाई Q के प्रोपोर्शनल है, ये रूट अंडर m बाई Q के प्रोपोर्शनल है, तो m बाई Q के प्रोपोर्शनल जब था तो आंसर आया था 1:2:2। अब क्या आएगा? 1:2:2 लिख दे, सॉल्व कर ले, चल m बाई E, आगे बोल 2m बाई E, बहुत बढ़िया, खुश हो जा, 4m बाई 2 ले, रूट m बाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है जवाब? 1:√2 ये आ रहा है आंसर। अब एक बात बताओ, सारे केस में मैंने चार्ज पार्टिकल सेम ही लिया है, तो सारे केस में रेडियस का रेशियो डिफरेंट क्यों आया है? सारे केस में चार्ज पार्टिकल मैंने सेम ही लिया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, तो रेडियस का रेशियो हर केस में सेम, डिफरेंट क्यों आया है? तो डिफरेंट रेडियस का जो रेशियो होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल कि कौन से चार्ज पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हो, कौन से चार्ज पार्टिकल कर रहे हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल को ही कर रहे हो। लेकिन आप देखोगे तो सारे केस में आंसर अलग क्यों हो गया? क्योंकि किस कंडीशन के साथ प्रोजेक्ट करो, कांस्टेंट क्या रखा है, इस बात पे भी रेडियस डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल के नेचर के साथ साथ। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप उसका स्पीड सेम रखते हो, काइनेटिक एनर्जी सेम रख के थ्रो करे हो, मोमेंटम सेम रख के थ्रो किया, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया या कैसे किया। ये जो 4 सवाल है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई सा भी मॉड्यूल उठा लो, किताब उठा लो, भर के मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अच्छे से समझ लो। एक सवाल और देखो यहाँ पे, बहुत ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। वो कहता है साहब कि एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया, सीधा ही निकल गया जबकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? और दूसरे पार्टिकल को, चलो इसको नाम दे देता हूँ मैं ये, फिर दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से v से, तो वो कुछ इधर गया। फिर तीसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड v से, तो उसका पाथ कुछ ये था, देख, है ना। फिर D को प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से, तो उसका पाथ ये था। चलो साहब, A B C D सबका नेचर बताओ। तो सबसे पहले तो मैं A का नेचर बताना चाहूँगा, और आप भी शायद बताना चाहोगे कि A तो सर न्यूट्रल होगा। A क्या होगा? न्यूट्रल होगा। बहुत बढ़िया। D सर जो होगा ना, वो न्यूट्रॉन होना चाहिए, सॉरी न्यूट्रल ही न्यूट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? v वेलोसिटी आगे था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड तो ऊपर जाना चाहिए। नीचे कैसे डिफ्लेक्ट किया? तो माइनस चार्ज होगा, इसलिए नीचे डिफ्लेक्ट किया। अच्छा सर, अब बताओ B और C में असल कंफ्यूजन है। B भी पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। अब बताओ सर क्या करोगे? अब इन दोनों में से रेडियस किसका ज़्यादा लग रहा है आपको? रेडियस B का ज़्यादा लग रहा है। अरे भाई, ये बड़े रेडियस में घूम रहा है ना, बड़े सर्कल का पार्ट है ये, और ये छोटे से सर्कल का पार्ट है, देख, और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, मतलब ये वाला केस हो गया सेम स्पीड से। अब दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गेस ही करना है, नाम नहीं पता, प्रोटॉन और
अल्फा पार्टिकल ही बताऊंगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पक्की बात है कि आपका जो बी होगा वो अल्फा पार्टिकल होगा और जो सी होगा वो प्रोटॉन होगा। ये कैसे पता चला? तो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। देखो कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में से किसका रेडियस ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का। इसलिए बड़ा रेडियस वाला अल्फा पार्टिकल होगा, छोटा रेडियस वाला प्रोटॉन होगा। और एग्जैक्टली अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होगा प्रोटॉन के कंपेयर में डबल होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल का नेचर गेस कर लिया। और ऐसे सवाल खूब होते हैं। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में बाउंडेड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड टू द बोर्ड है, बोर्ड से अंदर में है। कितना मैग्नेटिक फील्ड? कुछ भी है। डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ है साहब। अब इसके बाहर से एक क्यू चार्ज पार्टिकल को, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया। ये आपका रीजन 1, ये रीजन 2 और ये है रीजन 3। अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल को फर्स्ट रीजन से एट एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड साहब कहाँ है? अंदर है। चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया तो परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट किया और इस रीजन के से भी मैंने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। देखो यहां से कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया बेटा? अच्छे से देख के बताओ। 90 डिग्री प्रोजेक्ट किया सर आपने वी वेलोसिटी से। अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल जैसे अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा QBB, उसके वजह से ये कौन से रीजन में घूमेगा? दूसरे में इंटर कर गया। तो क्या दूसरे में इंटर करने के बाद तीसरे में जाएगा, या दूसरे में इंटर करने के बाद तीसरे में जाएगा, या पहले में वापस आएगा? कहाँ मोशन करेगा? तो आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा, या तो पहले में आएगा नहीं तो तीसरे में जाएगा, दूसरे में तो रह ही नहीं सकता। क्यों सर, क्या दिक्कत है? और ये कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से के बाहर से प्रोजेक्ट करूंगा तो पक्की बात है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही आ जाएगा। या तो 1 में आएगा नहीं तो 3rd में आएगा। 2 में रह ही नहीं सकता है भाई, 2 में रह ही नहीं सकता है। ये गजब बात कर रहे हो सर आप। कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, देख समझा दूंगा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और रीजन दोनों से ही, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन का मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है ये, इससे 90 डिग्री पे इंटर करेगा। वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। फोर्स एग्जैक्टली ऊपर की तरफ लगेगा। और ये फोर्स है कैसा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है सर। क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स है क्या स्पीड को चेंज करेगा? नहीं सर, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब सर्कुलर मोशन में घुमाएगा पहले जैसा? हाँ सर, वैसा ही कोशिश करेगा। तो जिधर फोर्स होता है वहीं पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि जिधर ये फोर्स लगेगा वही इधर ही सेंटर होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तो पक्की बात है कहीं ना कहीं सेंटर इसका इधर ही होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। और वो डिपेंड करता है सेंटर इससे कितना दूर होगा, वो इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। और रेडियस किस पे डिपेंड करता है? रेडियस सर इस बात पे डिपेंड करता है कितनी रफ्तार से मैंने फेंका है। रेडियस का वैल्यू होता है mv/q। तो अगर बहुत ज्यादा तेज फेंक दोगे, इसकी रेडियस मान लो ये सेंटर, इसकी रेडियस यहां से भी बड़ी है, तो चार्ज पार्टिकल 3rd रीजन में निकल जाएगा। लेकिन मान लो ये जो d विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड का, ये विड्थ इसके रेडियस वेक्टर से, सुन भाई सुन ले अच्छे से, रेडियस वेक्टर से कम है। ये रेडियस वेक्टर से कम है, मतलब रेडियस यहां तक है। चार्ज पार्टिकल यहां से रेडियस से घूम के आएगा। अरे चार्ज पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे चलेगा, तो ये अगर रेडियस इससे घूम के आएगा तो पक्का 3rd रीजन में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि डी विड्थ मैंने ज्यादा रखा है रेडियस से, या जस्ट इसके बराबर रखा है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर यहां है, तो सेंटर के बाद घूमेगा, तो पक्की बात है कि रीजन 1 में आएगा। ले भाई, अगर डी विड्थ ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई रेडियस फैक्टर से ज्यादा है, तो पक्की बात है चार्ज पार्टिकल इस तरह का पाथ को फॉलो करेगा। क्यों करेगा अभी समझा देता हूं। देख, फोर्स इधर लगेगा, जैसे ही पार्टिकल यहां आएगा तो कुछ v वेलोसिटी से इधर चल रहा होगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर। क्यों? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर लगेगा, और ये फोर्स एक्जैक्टली सेंटर से पास करेगा। फिर जब चार्ज पार्टिकल जब यहाँ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, यहाँ भी सेंटर से पास करेगा, यहाँ जैसे ही आएगा सेंटर से पास करेगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो लगातार इस सेंटर से पास करेगा, और जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया तो इससे थोड़ा भी बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फोर्स खत्म, क्योंकि रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल सीधा ही पीछे की तरफ निकल जाएगा v स्पीड से। तो इसने एग्जैक्टली
हाफ सर्कल कंप्लीट किया, हाफ ऑफ द सर्कल कंप्लीट किया। इसका रीजन क्या है हाफ ऑफ द सर्कल कंप्लीट करने का? तो रीजन आपके सामने है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है हो रहा है। क्योंकि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से 90 डिग्री पे एंटर करा था, यहां से देखो 90 डिग्री बनाया मैंने इस लाइन से, तो वेलोसिटी अंदर और फील्ड वेलोसिटी बाहर आगे की तरफ और फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स ऊपर लगा, और जिधर फोर्स लगा कहीं ना कहीं उधर ही सेंटर होगा। मतलब ये सेंटर डिसाइड हो गया इसी लाइन पे, और सेंटर अगर इस लाइन पे है, चार्ज पार्टिकल इस सेंटर के और सर्कुलर पाथ घूमेगा तो आधा ही घूम पाएगा ना, यहीं पे सेंटर आधे में ही होगा ना यार। सॉरी यार, ये सर्कुलर मोशन घूम रहा है, यहाँ पे सेंटर है, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ से इंटर करा तो आधा ही सर्कुलर मोशन करेगा ना, क्योंकि इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो बताओ सबसे पहली बात, डेविएशन कितना हुआ? क्या पूछ रहा हूं बेटा? डेविएशन कितना हुआ, कितना एंगल से घूम गया? तो साहब जा रहा था आगे, चला आया पीछे, तो 180 डिग्री से घूम गया, 180 डिग्री से घूम गया। रेडियस बताओ क्या होगा? रेडियस तो ही होगा mv बाई क्यूबी। क्यों? इसमें रेडियस चेंज नहीं होगा क्या? बिल्कुल ही नहीं। क्यों रेडियस चेंज होगा? एक बात बताओ, आप ये लिखोगे ना mv स्क्वायर बाई आर ही तो क्यूबीबी के बराबर होगा। अगर जहां से वी वेलोसिटी से एंटर करा है, मान लो यहीं से इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, पीछे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो घूम 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 के जब यहाँ पहुँचता तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा होता, फिर यहाँ पहुँचता, यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स लगता, यहाँ भी लगता, यहाँ भी लगता, यहाँ भी लगता, तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ में ये घूम जाता। क्या करता बेटा? अच्छे से बोलो। कंप्लीट सर्कुलर पाथ में ये घूम जाता। तो एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्यू बी बी। एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी बी। तो रेडियस बताओ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा एम बी बाई क्यू बी। ये है रेडियस वेक्टर एम वी बाई क्यू बी। आपको समझ आया क्या? बहुत अच्छे से। रेडियस क्या हो जाएगा? एम वी बाई क्यू बी। डेविएशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एक एक बात अच्छे सुनिएगा, किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस फोर्स कितना लग रहा था? क्यू बी बी। मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? एवरेज मैग्नेटिक फोर्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ में घूमा है, तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा चार्ज पार्टिकल पे टोटल? तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया है, ऐसे निकालिए। क्यू वी बी साइन, बताओ कितना एंगल घूमा है? पाई। तो साइन पाई बाई टू, थीटा बाई टू की जगह पे रखेंगे पाई बाई टू बटा पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू क्या होगा? 1। तो ये आ जाएगा आपका 2 ऊपर 2 क्यू वी बटा पाई। और बेटा ये पूछते हैं, खूब पूछते हैं ये। अगर तुम्हें इसमें कुछ डाउट हो रहा है कि सर आपने ये डायरेक्ट आपने बता दिया, तो बेटा ये पहले की कहानी है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं दूसरे तरीके से निकाल देता हूँ। दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे बात ही नहीं करूँगा क्यू बी बी की, और आंसर यही ला दूंगा। देख, फोर्स का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज फोर्स का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। बता ना, एवरेज फोर्स क्या होता है? टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो एम बी से चार्ज पार्टिकल इंटर करा था और एम बी से निकल गया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आएगा 2 एम बी। तो लिखो यहाँ पे 2 एम बी बाई टोटल टाइम। और टाइम कितना लगेगा? तो टाइम अच्छे से याद करना, 1 रेडियन घूमने में कितना लगा था? 1 रेडियन घूमने में एम बाई क्यू बी। याद करो याद करो याद करो। टोटल सर्कुलर पाथ में कितना लगता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। 1 रेडियन का है, इन 1 रेडियन, इन 1 रेडियन का, 1 रेडियन का 1 रेडियन में टाइम लगेगा एम बाई क्यू बी। टोटल सर्कुलर पाथ में 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो हाफ सर्कुलर मोशन में, हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो हाफ सर्कुलर मोशन में टाइम लगेगा पाई एम बाई क्यू बी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ है 2 एम बी, बट टाइम कितना लगा है? तो आधा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? ये लगेगा पाई एम बाई क्यू बी। तो लिखो यहाँ पे पाई एम बाई क्यू इंटू बी। अच्छे से देखना, m से ये m कैंसिल होगा और क्यू भी ऊपर चला जाएगा। तो देखो 2 क्यू ऊपर ले जाओ, v b भी ऊपर ले जाओ, 2 क्यू वी बी बटा पाई। बताओ आंसर क्या आया था? 2 क्यू वी बी बटा पाई। तो कैसे निकालना आसान है? यहाँ से एक ही लाइन में आंसर आ गया ना, 2 क्यू वी बी बटा पाई। यहाँ से आपको टाइम निकालना पड़ा, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ा, आंसर तो वही आया। तो ये कंसेप्ट एकदम सही है। इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है क्यू वी बी और एवरेज फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। और थीटा क्या है? कितना एंगल ट्रेवल किया सर्कुलर मोशन में। तो आधा ही सर्कुलर तो कंप्लीट किया ना, तो पाई लिखेंगे। अच्छा, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है? टोटल चेंज इन मोमेंटम तो अभी निकाला हमने, 2 एम बी हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन स्पीड कितना हुआ है?
चेंज इन स्पीड, अबे रामलाल जीरो, स्पीड चेंज ही नहीं हुआ, आगे चल रहा था पार्टिकल, घूम के पीछे चला गया, तो टोटल डेविएशन हुआ 180 डिग्री का, पाई रेडियन का। टोटल डेविएशन कितने का हुआ? पाई रेडियन का। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, विड्थ ऑफ द पाथ कितना होना चाहिए? तो विड्थ की अगर बात करेंगे तो डी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे? mv/qb से। अगर ऐसा नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल थर्ड रीजन में चला जाता, फर्स्ट रीजन में वापस नहीं आ पाता, बताओ मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमाने में कितना वर्क किया? वर्क की वैल्यू बोलो 0, पावर डिलीवर्ड बोलो 0। और ये बात सदियों पहले मैंने आपको बता दिया था, ये बात बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था। क्या ये कहानी समझ में आया बहुत अच्छे से? अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही लिया है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही, ये रीजन है, राइट। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल को, क्यू चार्ज पार्टिकल को ध्यान से देखना, v वेलोसिटी से मैंने ऐसे इंटर कराया, ये एंगल थीटा, ऐसे मान लो यहाँ पे एंगल थीटा या ये एंगल थीटा। बाकी इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है बताओ? यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? तो v इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस। कैसे? वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो अभी तो परपेंडिकुलर है। बट ये थीटा एंगल किसका है? इस रीजन से, बाउंड्री से कितना एंगल बना रहा है? ये बाउंड्री जो मैंने बनाया, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैरेलल जो बाउंड्री बनाया उससे 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था। लेकिन यहाँ से बाउंड्री से मैंने वेलोसिटी कितना दिया है? वेलोसिटी कितने एंगल पे दिया? थीटा एंगल पे। इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा देखना ढंग से। अगर मैंने v वेलोसिटी इधर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इस थंब की तरफ लगेगा। देखो वेलोसिटी देखो, एग्जैक्टली पहले वेलोसिटी ऐसे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो फोर्स कहाँ लगा था? ऊपर। अब वेलोसिटी कैसे रखूंगा? ऐसे। फोर्स कहाँ लग रहा है? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा। और आपको पता है कि जिधर फोर्स उधर ही सेंटर, मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा कि सर्कुलर पाथ का सेंटर इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर होगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर सेंटर बाहर होगा, इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो बताओ पाथ कैसा होगा? तो थोड़ा सा सर्कमफ्रेंस बस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर आएगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। किसी भी इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स हमेशा कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा। तो कुछ इस सेंटर के अबाउट ये चार्ज इस तरह के पाथ में घूमेगा। अब बात है कि डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनना बेटा, ये टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल 90। अरे भाई फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90, और ये थीटा है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। आराम से फिर बता रहा हूँ, ये थीटा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी थीटा। और सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट देखो, जैसे यहाँ पे आधा सर्कल कंप्लीट किया था ना, सेंटर से आधा नीचे आधा ऊपर, उसी तरीके से सेंटर से हाफ नीचे थीटा, तो सेंटर से ऊपर भी हो जाएगा थीटा। तो कितना डेविएट हुआ? ये डेविएशन कितना हुआ? 2 थीटा। अरे भाई इधर पार्टिकल जा रहा था, मेरी बात सुन, इधर पार्टिकल जा रहा था v वेलोसिटी से और इधर निकल गया, तो कितना एंगल घूमा? अरे सेंटर के अबाउट जितना एंगल घूमेगा वो तो यहीं से पता चल रहा है ना, 2 थीटा। तो डेविएशन कितना हुआ साहब? 2 थीटा हुआ डेविएशन। डेविएशन कितना हुआ बोलो? 2 थीटा। इस केस में अच्छे से देखो, इधर डेविएशन बताओ, अच्छे से सोचिए कितना हुआ? 2 थीटा हुआ। अब एक एक जबरदस्त बात बताते चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे केसेस में तुमसे पूछे कितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड में अंदर रहा, तो प्राण निकल जाएगा बच्चों का। लेकिन पहले से अगर बच्चों को लॉजिक पता है कि 1 रेडियन में लगता है m/qb, तो थीटा रेडियन में क्या होगा? थीटा या 2 थीटा? 2 थीटा है। तो देखो टाइम इलैप्स, इसी केस का जो टाइम होगा वो होगा 2 थीटा m/qb। दैट्स इट, आंसर आ गया। अच्छा, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा बाई थीटा। साइन थीटा बाई थीटा क्यों? क्योंकि ये 2 थीटा चल रहा है। टोटल डेविएशन कितना हो रहा है? सर्कुलर पाथ कितना कवर किया है? 2 थीटा। तो क्या लिखोगे? 2 थीटा टोटल एंगल बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा तेरा QVB साइन थीटा बाई थीटा। ये भी समझदारी से लिखना है, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये कितना डेविएशन हुआ है? टोटल 2 थीटा डेविएशन हुआ है।
डेविएशन कितना हुआ साहब 2 थीटा। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, अच्छे से समझना। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट है, क्या है बेटा? डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को मैंने क्यू चार्ज पार्टिकल को या माइनस क्यू मान लो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, जो कि इसका वेलोसिटी वेक्टर इस बाउंड्री से है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डेविएशन कितना होगा बताओ? तो डेविएशन देखने के लिए बस तुम इतना देखो कि सर्कुलर पाथ जो बनेगा उसका सेंटर अंदर है या बाहर है। और ये कैसे पता चलेगा? फोर्स की डायरेक्शन से। सिंपल है, आगे एनालिसिस नहीं करना। किताबों में सिर्फ डेविएशन देखने के लिए पूरा पाथ बनाते हैं। तू तो बस ये देख, ऐसे हाथ रख, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वेलोसिटी की तरफ हाथ रख, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब इधर आएगा। जैसे ही इंटर करेगा v वेलोसिटी से, इधर फोर्स लगेगा। और फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ, मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। और देख देख इस सेंटर के अबाउट। तो अगर ये थीटा है 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आंसर आएगा डेविएशन इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ जो समझाया था उसके बातों को एक बार और रिपीट करो अच्छे से, तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ समझा देता हूँ मैं, एक ही चीज़ है, दोनों केस है। देखो बेटा, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी के ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है। और तुम कह रहे हो इस बाउंड्री से ये थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। और सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट आधा सेंटर के अबाउट ये वाला पाथ कवर किया थीटा एंगल का, तो ये भी करेगा थीटा एंगल का और बाहर निकल जाएगा। तो डेविएशन कितना होगा? 2 थीटा का। तो अगर सेंटर बाउंड्री पे आया तो डेविएशन होगा 180 का। अगर सेंटर बाउंड्री पे आ गया तो डेविएशन होगा 180 का। और सेंटर अगर बाहर आ गया तो बस ये देखो सेंटर अंदर है या बाहर। सेंटर अगर बाहर आ गया तो डेविएशन होगा 120 का। दैट्स इट आंसर। कोई डिस्कशन का आगे कहानी नहीं है। अच्छा, कितनी देर तक घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल? अरे यार, सारा चीज़ मैंने सिस्टमैटिकली बता दिया है। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीन पॉज कीजिए, पूरा लिखिए। नेक्स्ट केस देखिएगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये केस नंबर आप 4th कह सकते हैं। केस नंबर क्या कह सकते हैं आप? 4th कह सकते हैं। नहीं, 4th क्यों कहेंगे? हाँ बिल्कुल। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो कर दिया था, केस नंबर 1, जिसमें पाथ स्ट्रेट लाइन था। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से थ्रो किया था। दूसरा, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से प्रोजेक्ट किया था। थर्ड है ना, बाउंड्री से 90 डिग्री पे। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से प्रोजेक्ट किया था बट बाउंड्री से थीटा एंगल बना रहा था। और ये है केस नंबर आपका 5। आई एम सॉरी, केस नंबर 5। चलिए आराम से सीक्वेंसिंग करके देख लीजिए आज के लेक्चर का केस नंबर 5। आज के लेक्चर का केस नंबर 5 यहाँ से देखिएगा बेटा। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने ऐसे इंटर किया। v वेलोसिटी से मैंने साहब इंटर कराया इसको। क्लियर है ये बात? अब यहाँ से जैसे ही v वेलोसिटी से इंटर करेगा, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, चार्ज ये रहा q, ये एंगल गिवन है थीटा। तो आपको लग रहा है कि पहले वाला ही केस है, बिल्कुल पहले जैसा ही केस दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस होगा देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। अब इसका सेंटर किधर होगा? सेंटर किधर होगा? सेंटर इस तरफ जा रहा है। अब और ध्यान से देखिए, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे बना दिया, ये ऊपर ही चला जाएगा। इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, अपन फिर से कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। मान लो इस क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इधर इंटर कराया थीटा एंगल पे। देख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा एक ही बात है, ठीक है भाई? थीटा एंगल पे इंटर कराया। थंब को, सॉरी 4 फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखेंगे और उसको 90 डिग्री पे बेंड करेंगे तो थंब इस तरफ जा रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स इधर लगेगा कहीं ना कहीं। अच्छे से देख लो, इस बार फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लग रहा है, रीजन के अंदर लग रहा है, ठीक है? अब जैसे ही फोर्स परपेंडिकुलर लाएगा, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, डायरेक्शन कुछ यहाँ से चेंज होकर इधर आ जाएगा। और जिधर फोर्स लगा है सेंटर कहीं ना कहीं उसी लाइन पे होगा। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आएगा, तुम्हें पता है कहानी पूरी कि यहाँ पे वेलोसिटी सर देखो ऐसे होगा, वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स सेंटर की तरफ लाएगा, फिर ये घूम के इधर आएगा, वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स सेंटर की तरफ लाएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स सेंटर की तरफ लाएगा, फिर चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से घूम के देखो, घूम के ऐसे आएगा। और फोर्स हमेशा सर्कुलर पाथ पे चलेगा, और फोर्स हमेशा इसका किधर लग रहा होगा? सेंटर की तरफ। फोर्स हमेशा किधर लग रहा होगा? सेंटर की तरफ। और इस तरीके से सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी अनडेविएटली सीधा निकल जाएगा, डेविएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो इस तरह का कुछ पाथ फॉलो किया।
अब अच्छे से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल होगा थीटा। और सिमेट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। अगर देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका सेंटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना इसी सेंटर के वजह से घूम के निकलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे 90 डिग्री घूमेगा उधर 30 डिग्री घूमेगा, सिमेट्रिक घूमेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अरे भाई यहाँ भी फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा और बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, तो ये भी एंगल कितना घूमेगा थीटा। अब बात सुनो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये जो 2 थीटा एंगल है असल में इस 2 थीटा एंगल का डेविएशन नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो पाथ फॉलो किया है वो तो ये वाला किया है। तो ऐसे डेविएशन कितना होगा, तो ये जो डेविएशन हो जाएगा वो होगा आपका 2 पाई माइनस 2 थीटा। सर ये क्या कर दिया, 2 पाई माइनस 2 थीटा कैसे, तो देखो टोटल सर्कुलर पाथ का एंगल कितना होता है 2 पाई, ये बेटा साहब टोटल एंगल होता है 2 पाई, उसमें से 2 थीटा घटा दोगे तो असल में इस पाथ पे चार्ज पार्टिकल घूम के बाहर निकला है। तो ये एंगल कितना घूमेगा, टोटल 2 पाई है तो 2 पाई में से 2 थीटा हटा दो तो यही होगा ना 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये डेविएशन आ गया। अगर डेविएशन आ गया तो मेन तो सवाल डेविएशन का ही होता है। ये डेविएशन आपने निकाल लिया, अब यहाँ से आपको पूछेगा कि बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। तो भाई बहुत आसान बात है, इस वेलोसिटी वेक्टर से अंदर गया था जहाँ पे स्पीड था v, और जब निकला था तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी था v, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v, क्योंकि स्पीड तो चेंज होना नहीं है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, दोनों के बीच में एंगल कितना, ये देखो कितने एंगल से घूमा है, देख ना भाई वेलोसिटी कितने एंगल से घूम गया 2 पाई माइनस 2 थीटा से। तो 2 ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, देखो चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बोलो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एकदम लॉजिकल चलना। चेंज इन वेलोसिटी बोलो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 2 ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल है 2 पाई माइनस 2 थीटा। बताओ आंसर क्या होगा, ये होगा सर 2v साइन थीटा बाई 2, तो होगा साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2, ये आएगा साहब। अब यहाँ से देखो 2v साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा ही साइन थीटा, तो 2v साइन थीटा आएगा। अरे हाँ भाई सुन, पाई फंक्शन को चेंज नहीं करता तो साइन साइन में रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 2v साइन थीटा आएगा। अच्छा टाइम कितना लगेगा, तो 1 रेडियन घूमने में टाइम कितना लगता है m/qb। अरे बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट सिखा दिया। टोटल सर्कुलर पाथ में 2 पाई m/qb, 1 रेडियन में m/qb, तो बताओ यहाँ पे कितना रेडियन घूमा है 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये आपका टाइम आ जाएगा। एवरेज फोर्स, अरे सर ये तो खेलने वाली बात हो गई, QVB साइन जो एंगल ट्रेवल किया है बटा 2, ये एंगल ट्रेवल किया कितना किया है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा बटा पाई माइनस थीटा। आंसर आ गया। अरे भाई थीटा बाई 2 रखेंगे ना, एंगल जितना ट्रेवल किया है, कितना एंगल ट्रेवल किया 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये आ गया डेविएशन। तो तुम्हें ये देखने के लिए ना ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, तुम्हें पता है क्या करना है, ऐसे देखना है। देख मैं बताता हूँ। मान ले मैग्नेटिक फील्ड है, ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और चार्ज पार्टिकल को एक माइनस है, माइनस चार्ज पार्टिकल है Q, माइनस Q, उसको v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, अंदर की तरफ। देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका पाथ कैसा होगा, देखो 4 फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ बेंड करोगे, कहाँ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है ना। वेलोसिटी को 4 फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ। अब थंब की डायरेक्शन में फोर्स होगा, लेकिन असल में फोर्स इधर नहीं लगेगा, अंदर आएगा। क्यों अंदर आएगा सर, क्योंकि माइनस चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर होगा, अंदर मतलब सेंटर कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल के यहाँ होगा। तो बताओ पाथ कैसे फॉलो करेगा, ऐसा पूरा घूम के। अगर ये 60 डिग्री है तो बताओ डेविएशन कितना होगा, बड़ा इजी होगा डेविएशन निकालना। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर सेंटर आया तो बड़ा वाला सर्कल घूम के जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये आएगा। 2 पाई तरह 360 डिग्री में से 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे, ये आएगा आंसर 240 डिग्री। बताओ समझ आया कि कुछ नहीं करना, तुम्हें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। अगर सेंटर रीजन के बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो डेविएशन कितना होगा 120 डिग्री, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो डेविएशन कितना होगा 240 डिग्री। डिपेंड इस बात पे करता है कि जो सेंटर है
वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो केस नंबर 6, आइए बात कर लेते हैं। केस नंबर 6, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ है वो कम है रेडियस वेक्टर से। अगर रेडियस वेक्टर से कम है तो क्या होगा, तो होगा यूं कि मान लीजिए कि क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड है आपका, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया पूरे रीजन में। अगर मैं m मास और q चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूँ तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, 90 डिग्री प्रोजेक्ट किया मैंने तो वेलोसिटी आ गई, फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। और जिधर फोर्स लगेगा कहीं ना कहीं ऊपर ही सेंटर होगा, O होगा। उसी सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जो d है, विड्थ है, वो रेडियस से कम है, तो ये सर्कमफ्रेंस से घूमने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक मान लो रेडियस है और यहाँ तक इसकी विड्थ है, तो जैसे ही इसके बाहर निकलेगा, देखो सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ आएगा, जैसे ही इस फील्ड के बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड के, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाएगा। तो जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था तो इस लाइन में प्रोजेक्ट किया था, देखो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये रहा फाइनल वेलोसिटी। तो डेविएट कितना हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो होगा डेविएशन डेल्टा। ये डेल्टा डेविएशन हो गया। अब इस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। बताओ, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलने से पहले इस पे फोर्स जो लग रहा होगा, क्या वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, मान ले सेंटर यहाँ पे है, फोर्स किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। और सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, सर्कमफ्रेंस हो, वो रेडियस होगा। अरे यहाँ पे तो सर्कमफ्रेंस का पार्ट भी सर्कुलर पाथ पे ही चल रहा था ना। जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कुलर होगा। यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया है तो ध्यान से देख बेटा, अच्छे से देखना। ये एंगल तेरा है डेल्टा, यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला लूँ, डॉटेड लाइन, तो क्या ये भी एंगल होगा डेल्टा? हाँ बिल्कुल होगा। अरे भाई कोई ऐसा पाथ हो, ये डेल्टा, तो ये डेल्टा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा डेल्टा। अगर ये डेल्टा और ये दोनों परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, 90 माइनस डेल्टा, ये 90, ये 90 माइनस डेल्टा, तो ये क्या होगा, बोल डेल्टा, मतलब ये डेल्टा एंगल हो गया। तो यहाँ से ट्रायंगल से साइन डेल्टा इज इक्वल टू, देखो इसको ट्रायंगल बना लो एक, ये पूरा वेक्टर अब तुम्हें पता है, और ये जो है यही तो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तुम्हें पता है d है और ये पता है r है, ये हो गया तेरा डेल्टा। तो अच्छे से देख, ये बेस की वैल्यू क्या होगी पता नहीं करना, ये परपेंडिकुलर और ये तेरा हाइपोटेन्यूज। अरे यार ये ट्रायंगल बन गया ना, ये एंगल, ये सामने 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन डेल्टा बोल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब d/r। तो डेविएशन जो होगा तेरा, डेविएशन बड़ा इजीली इस आसान सा फॉर्मूला निकला है, ये होगा साइन इनवर्स d/r। क्या होगा भाई, साइन इनवर्स d/r। बहुत इजी है, या क्या आंसर। अब ऐसे सवाल इस पे कैसे पूछे जाते हैं, देखो सवाल ऐसे पूछेगा कि इफ d इज इक्वल टू mv/2qb, कितना है भाई, mv/2qb, और चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो बताइए साहब डेविएशन कितना होगा। डेविएशन बहुत ईजी है। डेविएशन का फॉर्मूला आप याद रखिए इस केस में, साइन डेल्टा इज इक्वल टू d/r। d बोलो mv/2qb, रख दो mv/2qb, और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो तो mv/qb ही रहेगा। वो क्या रहेगा बेटा, mv/qb। mv से mv कैंसिल हुआ, qb से qb कैंसिल हुआ, बहुत इजी, बहुत इजी। साइन डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं है। स्क्रीन पॉज करिए और आराम से लिखिए ये पूरा डिस्कशन।